अचानक हुई बारिश से भीषण गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन बारिश से पहले आई तेज आंधी से तबाही का ये नज़ारा आप देख सकते हैं। इस समय कोपरनिकस मार्ग पर हम खड़े हैं, जहां फरीदकोट हाउस के बाहर एक बड़ा पेड़ जो था वो तेज आंधी और हवा की वजह से गिर गया और इसी के साथ यहाँ पर सड़क से ही जा रही एक गाड़ी इस पेड़ की चपेट में आ गई। गनीमत ये रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई। गाड़ी के जो उस समय चालक थे वो उसमें मौजूद थे, इसके अलावा गाड़ी में और कोई नहीं था। आखिर जब ऐसी तेज बारिश हो और ऐसी तेज हवाएं चलें तो लोग जो सड़कों पर चल रहे हैं उनकी सुरक्षा किस तरह से होगी, क्योंकि बहुत पुराने पेड़ हैं और सवाल खड़ा होता है कि इनकी जो मेंटेनेंस है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इस वक्त हम विजय चौक पे मौजूद और आप देख सकते हैं कि मौसम का रुख एक बार फिर से बदल गया है। दूसरी तरफ ये पिलर आप जो देख रहे हैं कि ये जो पिलर है ठीक ऐसा ही जो दूसरा पिलर इस तरफ मौजूद था, जो इस वक्त आप देख सकते हैं कितनी तेज हवाएं चली हुई कि जो ये पिलर ठीक हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी यहाँ पर, हम लोग ठीक इसी नीचे यहाँ पर मौजूद थे हम लोग, लेकिन अचानक तेज आंधी चलने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो पिलर है, विशाल पिलर है, ये हमारी गाड़ी पर गिर गई और आप देख सकते हैं कि गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो गया है। पूरी तरह से जो विजय चौक का माहौल है पूरी तरह से अंधकार में आ गया और ये जो विशालकाय जो पेड़ है ये भी तेज आंधी पे पूरी तरह झुक जा रही है। इतनी तेज हवाएं इस वक्त चल रही है। यूपी के बदायूं में 2 दलित नाबालिग बहनों के साथ गैंगरेप के बाद हत्या के केस में पीड़ित के पिता ने भी पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। इस केस में एक पुलिस वाले को भी गिरफ्तार किया गया है। चाहते हैं ये सरकार से इंक्वायरी नहीं, सीबीआई से जांच चाहते हैं और जैसा न्याय मेरी बच्ची के साथ हुआ है वैसा ही हो, और यहाँ की सरकार से मुझे विश्वास नहीं है। इसमें 5 अपराधी थे जिनको नामजद किया गया। 3 बलात्कारी हत्यारे अपराधी थे और 2 पुलिस डिपार्टमेंट का एक हेड कांस्टेबल थे। इनमें दोनों हेड कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया, डिसमिस कर दिया गया है। महिला आयोग के सदस्यों ने पुलिस से पूरे मामले की जानकारी ली और पीड़ित परिवार को पूरी सुरक्षा देने को कहा। बदायूं की घटना को लेकर केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने भी राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। अखिलेश सरकार ने इस केस में उठाए कदमों को लेकर गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट दे दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ से भी आई है बलात्कार की एक दर्दनाक खबर। यहां भी नाबालिग का गैंगरेप हुआ। आजमगढ़ के सरायमीर थाने में एक गांव में 4 लोगों पर एक नाबालिग का गैंगरेप करने का आरोप लगा है। आरोपों के मुताबिक 15 साल की लड़की रात को शौच के लिए घर से निकली, तभी घात लगाकर बैठे गाँव के 4 युवकों ने उसे दबोच लिया। वो उसका मुंह दबाकर नदी के किनारे खींच कर ले गए और बारी बारी से बलात्कार किया। घर में कोई था नहीं, जैसे भी गई वहाँ पे तैसे पीछे से 4 लोग आए थे, एकदम सामने आ गए मेरे, फिर मेरे को ले गए 2 चक्कर से वहाँ नदी के किनारे पर, फिर वहाँ मेरा बलात्कार किए। फिर बात करने के बाद बेहोश हो गई थी। पुलिस ने गांव के 4 आरोपियों में से 1 को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 फरार हैं। यूपी के सीएम अखिलेश के घरेलू इलाके इटावा में भी एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां बलात्कार पीड़ित की मां की पिटाई की बात सामने आई है। बदायूं से 200 किलोमीटर दूर और अखिलेश के गृह जिले इटावा में भी गुंडाराज की तस्वीर दिखी। आरोप है कि जब बलात्कार पीड़ित की मां ने सुलह कर लेने के आरोपियों का प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उन्हें इतनी बेरहमी से मारा गया कि आज वो बोलने की हालत में भी नहीं है। यूपी में बढ़ते अपराध पर अखिलेश सरकार अंकुश लगाने पर पूरी तरह फेल रही है। सवाल इस गुंडाराज की जिम्मेदारी कौन लेगा? बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने यूपी के बदायूं में 2 नाबालिग बच्चियों की गैंगरेप के बाद हत्या की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। मायावती ने यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो जाने का आरोप लगाते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी की है। यहाँ की जनता के हितों में उत्तर प्रदेश के महामहिम श्री राज्यपाल जी को बिना कोई देरी किए हुए यहाँ प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की तुरंत ही अपनी सिफारिश केंद्र की सरकार के पास भिजवा देनी चाहिए। यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग मायावती पहले भी करती रही है, लेकिन केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद उन्होंने ये मुद्दा पहली बार उठाया है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार पर राज्य के लिए बिजली नहीं खरीदने का आरोप लगाया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने अखिलेश सरकार पर आरोप लगाया है। चुनाव के परिणाम 16 को आने के बाद उन्होंने बिजली खरीदना बंद कर दिया। शायद कुछ पनिश करना चाह रहे हैं यूपी के मतदाताओं को। जहां उत्तर प्रदेश की सरकार को कोयले की आवश्यकता है,
सबसे पहले जिस भी मंत्री ने ये कहा है कि बिजली खरीद ले, हम ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश सक्षम है बिजली बनाने में, कारखाने लगाने में। हमारा कोयला जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराएं। अखिलेश यादव ने इसके साथ ही ये भी कहा है कि यूपी सरकार जरूरत पड़ने पर बिजली खरीद भी सकती है। पूरे यूपी में बिजली संकट को लेकर मायावती ने अखिलेश सरकार को घेरा है। सपा सरकार ने अपने पैतृक गांव, जिले व परिवार के लोगों के संसदीय क्षेत्रों तक में ही सीमित करके रख दिया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि बिजली की समस्या को दूर करने के लिए उनकी सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है और इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। इंजीनियर से जानकारी करना कि कितने घंटे हम बिजली देते हैं, लेकिन क्योंकि सिस्टम पे ओवरलोड होने के कारण आपका जगह जगह पर फॉल्ट होता है, जिसका नुकसान सरकार को के सामने आता है। बिजली कटौती से पूरी यूपी में हाहाकार मचा हुआ है। भीषण गर्मी में बिजली कटौती से परेशान लोग शहर में सड़कों पर उतरने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व आईबी प्रमुख अजित डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त कर दिया है। 69 साल के अजित डोभाल 1968 में केरल काडर से आईपीएस चुने गए थे। वो 9 साल पहले यानी साल 2005 में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के मुखिया के पद से रिटायर हुए। उन्हें पुलिस सेवा का 37 साल का तजुर्बा है। वो वाजपेयी सरकार में मल्टी एजेंसी सेंटर और ज्वाइंट इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के चीफ के तौर पर भी काम कर चुके हैं। अजित डोभाल का झुकाव हिंदुत्ववादी विचारधारा की तरफ भी माना जाता है। अजित डोभाल फिलहाल विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं। देश के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम के आधिकारिक पते 7 आरसीआर में शिफ्ट हो गए हैं। इससे पहले मोदी गुजरात भवन में रह रहे थे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 5 नंबर बंगले में रहेंगे, जबकि 3 नंबर बंगले में उनका गेस्ट हाउस होगा। मनमोहन सिंह 3 नंबर के बंगले में रहते थे, जबकि 5 नंबर में उनका गेस्ट हाउस था। पीएम का दफ्तर पहले की तरह 7 नंबर के बंगले में ही बना रहेगा। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निवास खाली करने के बाद वहां साफ सफाई का काम चल रहा था। इस साल मिल सकती है देश की पहली सेमी बुलेट ट्रेन। ये ट्रेन दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी सिर्फ 90 मिनट में तय करेगी। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले अपने भाषणों में देश को बुलेट ट्रेन का वादा किया था। अब वो इस वादे को पूरा करने की तरफ कदम बढ़ाते दिख रहे हैं। बुलेट तो नहीं, लेकिन ऐसा दावा है कि इस साल देश में सेमी बुलेट ट्रेन मिल जाएगी। ये सेमी बुलेट ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दिल्ली और आगरा के बीच दौड़ेगी। अभी सबसे तेज चलने वाली ट्रेन भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस है, जो 110 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। सूत्रों के मुताबिक जुलाई में पेश होने वाले रेल बजट में इस ट्रेन का जिक्र किया जा सकता है। नवंबर तक ये ट्रेन बनाई जा सकती है। गुजरात सरकार ने अगले साल से नरेंद्र मोदी की जीवनी स्कूलों के सिलेबस में पढ़ाए जाने के अपने फैसले को बदल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा है, मैं ये मानता हूँ कि किसी जिंदा व्यक्ति की जिंदगी की कहानी को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं करना चाहिए। भारत का इतिहास ऐसे महान लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने आज का भारत बनाया है। युवाओं को ऐसे महान लोगों के बारे में ही पढ़ना चाहिए। मोदी ने यही बात आज सुबह गुजरात के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा को फोन करके भी कही। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मेरे पर फोन आया कि जीवित व्यक्ति की जीवनी के ऊपर किसी टेक्स्ट बुक में ये लेना उचित नहीं है। गुजरात सरकार ने पहले ये फैसला किया था कि मोदी की जीवनी 5वीं, 6ठी और 7वीं कक्षा में पढ़ाई जाएगी। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान ने भी मोदी की जीवनी स्कूलों में पढ़ाने का फैसला वापस ले लिया है। मोदी जी ने ठीक किया है, जब तो सवाल ही नहीं आता कि जीवित व्यक्ति की कोई जीवनी पढ़ाई जाए। प्रस्ताव आए हैं, उस पे यदि उस प्रस्ताव पे उन्हें कहा है तो फिर कोई सवाल ही नहीं आता आगे। राजस्थान सरकार ने भी स्कूल सिलेबस में मोदी की कहानी पढ़ाने की सिफारिश रद्द कर दी है कि उन्होंने स्वयं ने मना कर दिया। हम तो ये चाहते थे कि एक प्लेटफॉर्म पर चाय बेचते बेचते आज वो शीर्ष पद पर पहुंचे, इससे बच्चों को प्रेरणा मिले। पर बॉस इज ऑलवेज राइट। जब उन्होंने कह दिया कि नहीं करना शामिल तो नहीं करेंगे, अब इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे। फिल्म स्टार और बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने 75 साल से ज्यादा उम्र के किसी भी सांसद को मंत्री न बनाए जाने के फैसले का विरोध किया है। मोदी मंत्रिमंडल में कोई भी मंत्री 75 साल से ज्यादा उम्र का नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि 75 साल में तो व्यक्ति अनुभवी और कुशल होता है। आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी पार्टी के मार्गदर्शक होने के साथ साथ हर पद के योग्य हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि राजनाथ सिंह दोस्त हैं और उनके नेता भी हैं।
अगर वो 75 साल से ऊपर के व्यक्ति को मंत्री न बनाने की वकालत कर चुके हैं तो वो ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते। माना जा रहा है कि आरएसएस ने गुजारिश की थी कि मंत्रिमंडल में 75 साल से ज्यादा उम्र के किसी भी नेता को जगह न दी जाए। मोदी सरकार में शामिल बीजेपी की सहयोगी दल शिवसेना का कहना है कि 370 पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का कहना है कि धारा 370 को अगर हटाना है तो फौरन हटा देना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि अब इसके ऊपर ये चर्चा कम होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। जो भी करना है हमें करना चाहिए। संविधान की धारा 370 पर विवाद पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के उस बयान के बाद शुरू हुई जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए धारा 370 नुकसानदेह बताते हुए इसे हटाने की चर्चा की वकालत की थी। धारा 370 को लेकर एनडीए के एक साथी ने बीजेपी से अलग राय रखी है। पंजाब के मुख्यमंत्री और अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल ने इस मुद्दे पर सभी पार्टियों को साथ लेकर चलने की बात कही है। पंजाब के बठिंडा में सीएम प्रकाश सिंह बादल ने धारा 370 के मुद्दे पर सभी दलों को विश्वास में लेकर चलने की बात कही है। बादल का कहना है कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाना चाहिए। एनडीए में बीजेपी से हटकर राय रखने वालों में बादल की अकाली दल पहली पार्टी है। अकाली दल के अलावा एनडीए की पूर्व साथी जेडीयू ने भी धारा 370 का मुद्दा उठाने पर बीजेपी की आलोचना की है। बीजेपी शुरुआत से ही धारा 370 के खिलाफ रही है। महाराष्ट्र के जलगांव रेलवे स्टेशन पर महिला की मौत के मामले में रेलवे प्रशासन ने टीसी को क्लीन चिट दी है। महिला के परिवार का आरोप था कि उसे धक्का दिया गया था। राष्ट्रीय महिला कबड्डी टीम की सदस्य स्नेहल टीसी संपत सालुखे की बेटी है। वही संपत सालुखे जिन पर जलगांव रेलवे स्टेशन पर एक महिला को ट्रेन से धक्का देने का आरोप लगा था। घटना के सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद रेलवे ने टीसी संपत सालुखे को क्लीन चिट दे दी। रेलवे की प्रेस रिलीज के मुताबिक मृतक महिला अपनी 2 बेटियों के साथ स्टेशन आई थी। उनकी दोनों बेटियां ट्रेन में चढ़ गईं और जब महिला ने भागकर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की तो वो गिर गईं। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि टीसी उनकी मदद कर रहे थे, लेकिन महिला गिर गई और ट्रेन के नीचे आ गई। रेलवे की ओर से संपत सालुखे पर लगे सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया गया है। पीएमसी ने मुंबई में वर्ली के कैंपाकोला कंपाउंड में अवैध घोषित फ्लैट में रहने वाले लोगों को मिली नोटिस में 1 दिन की राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कैंपाकोला कंपाउंड की अवैध मंजिलों को गिराने के आदेश पर रोक लगाने की अर्जी को खारिज कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि वो नई अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई कर सकती है। कैंपाकोला कंपाउंड को सिर्फ 5 मंजिला बनाने की इजाजत मिली थी। बिल्डर ने 15 से लेकर 17 मंजिल तक निर्माण करवा दिया। कोर्ट ने 140 फ्लैट को अवैध घोषित कर दिया। पिछले कई दिनों से कानूनी लड़ाई के जरिए अपने घरों को गिरने से बचाने वालों की नजरें अब मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान पर टिकी हुई है। अपने गुस्से और ड्रामे के लिए मशहूर डॉली बिंद्रा एक बार फिर विवादों में है। बीती रात उनकी अपने पड़ोसियों से झड़प हो गई। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें गवाह हैं कि कल रात डॉली बिंद्रा और उनके पड़ोसियों के बीच किस तरह झगड़ा हुआ। इन्होंने इतना मुझे परेशान किया मलाड पुलिस स्टेशन से, आज मैं इतना अत्याचार से मैं आज परेशान हो चुकी हूँ कि मैं आज सारा कुछ बोलूंगी। शी इज अ सेलिब्रिटी, वो बोलती है, बट व्हाट टाइप ऑफ सेलिब्रिटी? पीपल हु आर सपोर्टिंग हर, प्लीज कम एंड सी। आप हर एक दुकान में जाके, आप ये रोड पे जाके उसके बारे में जरा पूछिए कि वो कैसी है, तो आपको रियल डॉली बिंद्रा पता चलेगा। 4:10 हो रहे हैं, उसके फिर भी उनका स्टेटमेंट अभी तक उनका अभी चेंजेस है, वो चेंजेस है, कितना चेंजेस करना है भी पता नहीं। यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा के नतीजे आज घोषित कर दिए गए। बोर्ड के इतिहास में पहली बार 86% से ज्यादा छात्र छात्राएं पास हुए हैं। बाराबंकी की छात्रा प्रेरणा वर्मा अव्वल रही हैं। 90.86% लड़कियां पास हुई हैं, जबकि 83.25% लड़कों को कामयाबी मिली है। बाराबंकी के महारानी लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज की छात्रा प्रेरणा वर्मा ने 98% अंक हासिल करके अव्वल नंबर हासिल किया है। प्रेरणा को 600 में से 588 नंबर मिले हैं। यूपी बोर्ड के 10वीं के नतीजों ने इस बार ज्यादातर छात्रों को खुश कर दिया है। दुनिया भर में बेहतरीन लो फेयर एयरलाइंस के तौर पर मशहूर एयर एशिया ने भारत में अपनी उड़ानों के लिए बुकिंग आज से शुरू कर दी है। भारत में एयर एशिया की उड़ानें 12 जून से शुरू होंगी। एयर एशिया की पहली फ्लाइट बेंगलोर से गोवा की होगी, जिसका टिकट 990 रुपए से शुरू होगा।
एयरबस A320 की ये उड़ान 12 जून की दोपहर को बेंगलोर से रवाना होगी। एयर एशिया के अधिकारियों ने यह ऐलान आज चेन्नई में किया। DGCA ने एयर एशिया को अपनी उड़ानें शुरू करने की इजाजत 7 मई को दी थी, जिसके लिए कंपनी को करीब 9 महीने तक इंतजार करना पड़ा। मलेशिया की एयरलाइन एयर एशिया ने भारत में अपना कारोबार टाटा सन्स और टेल्स्ट्रा ट्रेड प्लेस के साथ मिलकर शुरू किया है। भारत में एयर एशिया की उड़ानें शुरू होने के साथ ही एक बार फिर से घरेलू बाजार में प्राइस वॉर छिड़ने की संभावना जताई जा रही है। आदित्य चोपड़ा से शादी के बाद पहली बार रानी मुखर्जी किसी सार्वजनिक प्रोग्राम में नजर आई। मौका था मुंबई में उन्हीं की सास पामला चोपड़ा के फैशन स्टोर के लॉन्च का। रानी मुखर्जी ठेठ पंजाबी बहू की तरह माथे पर लाल बिंदी और सिंदूर, हाथों में चूड़ा और लाल सूट पहनकर नजर आई। रानी की सास पामला चोपड़ा ने एक नया फैशन स्टोर शुरू किया है, जिसके उद्घाटन के मौके पर रानी मुखर्जी पहली बार मीडिया के सामने आई। So sweetly accepted by all my fans. They give me a lot of blessings, a lot of love. So I really feel very blessed. स्टोर के उद्घाटन के मौके पर रानी और उनकी सास पामला के अलावा किरण राव, परिणीति चोपड़ा, अर्जुन कपूर, आलिया भट्ट, सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे समेत कई जाने माने सितारे नजर आए। दीवानी नाम का ये स्टोर यशराज फिल्म्स और KBSH प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर खोला है। ये देश का पहला स्टोर है जो फैशन और सिनेमा दोनों से मिलकर प्रभावित है।